नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग उस सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, वह संख्या निकालना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कितना घटाने पे हो रहा है, 6 सही 2/3%। हम 6 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20/3%। 6 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/3%। अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/15। अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/15। अब देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या थी वो 15 थी। अब जो है हम इस 15 का 1/15 माइनस कर रहे हैं। हम इस 15 का 1/15 माइनस करेंगे यानी 15 का 1/15 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 15 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी संख्या जो है 15 से घट के कितना हो गई, 14 हो गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि संख्या जो है घट के 5670 हो जा रही है। यानी इस 14 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 5670 है। 14 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5670 है। तो हमें क्या निकालना है, इस 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम इसे 14 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 405 यानी 405 बार में जाएगा। ये हमारा 405 बार में जाएगा। यानी हम 15 में गुना करेंगे 405 से, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें 405 से गुना करेंगे यानी हम 5 में करेंगे तो 75 का 5, हाथ में 7, ये 7 हो जाएगा और 60। यानी हमारी संख्या क्या निकल के आ गई, हमारी संख्या निकल के आ गई 6075। संख्या क्या निकल के आ गई, 6075। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है क्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है तो हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत को विक्रय मूल्य पर निकालना है। देखिए हमने मान लिया वस्तु का जो सीपी है, हमने मान लिया वस्तु का सीपी क्या है, 100 रुपया है। हमने मान लिया वस्तु का सीपी क्या है, 100 रुपया है। यानी सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे 25% की हानि होती है। यानी यहाँ से लॉस कितना हो जाएगा, यानी हम 100 का अगर 25% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 25 रुपया। यानी 100 रुपये की वस्तु थी जो 25 रुपया हानि पे बिक रही है, यानी उसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा 75 रुपया। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि अगर इस लॉस को अगर हम एसपी पे काउंट करें, लॉस को अगर हम एसपी पे काउंट करेंगे तो कितना % लॉस होगा। यानी अब जो लॉस हो रहा है 25 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पे हम काउंट करेंगे, एसपी यानी 75 पे इंटू 100 करेंगे। ये 25 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी 1/3, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 33 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलके काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमें क्या निकालना है, ए और सी मिलके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा यहाँ समय क्या दिया हुआ है, ए और बी मिलके 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 12 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 दिन में करते हैं। तो हम सबसे पहले 8, 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 8, 12 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 12 और 6 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी हम टोटल काम को मान लेंगे 24 यूनिट। टोटल काम को मान लेंगे 24 यूनिट। टोटल काम को क्या मान लेंगे, 24 यूनिट। देखिए जब 24 यूनिट काम ए और बी मिलके करते हैं, 24 यूनिट काम ए प्लस बी मिलके करते हैं तो कितना समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। जब 24 यूनिट काम बी और सी मिलके कर रहे हैं, बी प्लस सी, तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। और जब 24 यूनिट काम ए प्लस बी प्लस सी मिल के करते हैं तो कितना समय लग रहा है, 6 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए
ए और बी मिलके 8 दिन में 24 यूनिट काम कर पाते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट, यानी ए और बी का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ गया 3 यूनिट। बी और सी 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 2 यूनिट, यानी बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 2 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी जो है 6 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे 4 यूनिट, यानी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया कितना 4 यूनिट। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि ए और सी मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। हमें टोटल वर्क पता है, अगर हम ए और सी का इफिशियंसी निकाल लें और उसे ऐड कर लें और टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से ए और सी का इफिशियंसी कैसे पता करेंगे। हमें ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी पता है 4 यूनिट, बी और सी का इफिशियंसी पता है 2 यूनिट और ए प्लस बी का इफिशियंसी पता है 3 यूनिट। अगर हम इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी माइनस करेंगे तो हमारा ए का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 यूनिट है और बी प्लस सी का इफिशियंसी 2 यूनिट है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो ए का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए का इफिशियंसी हो जाएगा हमारा 2 यूनिट। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2 यूनिट, ए का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया 2 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 यूनिट है, अगर हम इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे तो हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सी का इफिशियंसी हो जाएगा 1 यूनिट। सी का इफिशियंसी कितना हो गया 1 यूनिट। अब देखिए ये दोनों अगर मिलके काम करेंगे, ए और सी मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, हमसे यही पूछा जा रहा था। ए प्लस सी मिलके काम करेंगे, ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और टोटल हमें काम कितना करना है 24 यूनिट, यानी दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम हो पाएगा। तो 24 यूनिट काम करने में 3 यूनिट के दर से कितना समय लग जाएगा, 8 दिन का समय लग जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8 दिन में, यानी ए और सी मिलके उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है 15 मिनट में ए भर रहा है, बी जो है 12 मिनट में भर रहा है और तीनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है, यानी ए प्लस बी माइनस सी, तो 10 मिनट में टंकी भर जाती है। तो हम सबसे पहले इस समय का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या है 15, 12 और समय क्या है हमारा 10 है। 15, 12 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 12 और 10 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 12 और 10 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। 15, 12 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, यानी हम टंकी की कैपेसिटी मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की कैपेसिटी मान लेंगे 60 यूनिट। जब ए 60 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 15 मिनट का। जब ए जो है पानी भर रहा है 60 यूनिट तो कितना समय ले रहा है 15 मिनट का। बी जब टंकी में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 12 मिनट का। बी जब पानी भर रहा है तो 12 मिनट का। और ए प्लस बी और सी हम माइनस यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है पानी खाली कर रहे हैं यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। यानी तीनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है तो टंकी कितने देर में भर रही है 10 मिनट में। अब देखिए ए जो है 15 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 4 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी क्या हो गया 4 यूनिट। बी जो है 12 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 5 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी क्या हो गया 5 यूनिट। और ए प्लस बी माइनस सी अगर 10 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहे होंगे 6 यूनिट। अब देखिए ए जो है अकेले 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है, बी जो है अकेले 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है, और ए प्लस बी माइनस सी को एक साथ खोला जा रहा है तो 1 मिनट में 6 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है टंकी के अंदर। देखिए ए और बी को ही हम अगर एक साथ खोल देते तो 1 मिनट में कितना पानी जा पाता 9 यूनिट पानी जा पाता। अगर हम इसके साथ सी को खोल रहे हैं तो 1 मिनट में 6 यूनिट ही पानी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है प्रत्येक मिनट 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। सी जो है प्रत्येक मिनट 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी यहाँ से हमारा सी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा सी का इफिशियंसी निकल के आ गया -3। सी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया -3। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि सी जो है सी द्वारा 1 मिनट में
टंकी खाली किया जा रहा है, सी द्वारा x मिनट में टंकी खाली किया जा रहा है, यानी सी हमें इस x का वैल्यू निकालना था। देखिए सी का हमारा इफिशियंसी क्या निकल के गया -3। अगर 60 यूनिट पानी खाली करना होगा तो सी को कितना समय लग जाएगा, सी को जो समय लग जाएगा, अगर 60 यूनिट पानी खाली करना होगा तो सी को कितना समय लग जाएगा, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 60 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 60 यूनिट पानी खाली करने में 20 मिनट का समय लग जाएगा। समय कितना लग जाएगा, 20 मिनट का। और यहाँ जो हमें क्या दिया हुआ था कि सी जो है x मिनट में टंकी को खाली कर रहा है, और यहाँ क्या निकल के आया, सी जो है 20 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है, यानी x का हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया, हमारा x निकल के आ गया 20 मिनट। हमारा x क्या निकल के आ गया, 20 मिनट। x क्या निकल के आ गया, 20 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित राशि पे 9 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया ब्याज 360 रुपया है। यदि ब्याज की दर घटाकर 7.5% कर दी जाए तो कितना कम ब्याज प्राप्त होगा। हमें क्या निकालना है कि ब्याज की दर 8% से घटाकर अगर 7.5% कर दी जाए तो कितना कम ब्याज प्राप्त होगा। देखिए जब तक हमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखा हो तब तक हम क्वेश्चन को क्या मान के चलेंगे, साधारण ब्याज के तहत मान के चलेंगे। यानी हमें यहाँ जो है ना साधारण ब्याज लिखा हुआ है कहीं, ना चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को क्या मानेंगे, साधारण ब्याज के तहत मानेंगे। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि पहले साल जितना प्रतिशत ब्याज मिलता है उतना ही प्रतिशत दूसरे साल भी मिलता है, उतना ही प्रतिशत तीसरे साल भी मिलता है। अब देखिए रेट परसेंट जो है 8% है, तो 9 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, यानी पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, 9वें साल भी 8%, यानी हम यहाँ 8% में 9 से गुना करेंगे, यानी टोटल हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 72% हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 72%। देखिए 8% के दर से मिल रहा है और बाद में ब्याज घट के कितना हो जा रहा है, 7.5% हो जा रहा है। देखिए 8% के दर से मिलता तो 9 साल में कितना मिल जाता, 9 साल में कितना मिल जाता, 72%। टोटल ब्याज कितना मिल जाता 9 साल में, 72%। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 360 रुपया, यानी इस 72% का हमें वैल्यू पता है। अब देखिए पहले जो है 8% का ब्याज मिल रहा था और अब ब्याज कितना घट गया, 0.5 से घट गया, यानी पहले 8% मिल रहा था, अब जो है 7.5% मिल रहा है, यानी कमी कितना का हो गया, 0.5% का कमी हो गया। तो देखिए प्रत्येक साल ब्याज में 0.5% का कमी होगा तो टोटल 9 साल में कितना कमी हो जाएगा, टोटल 9 साल में कितना कमी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5% का कमी हो जाएगा। अब देखिए इस 72% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 360 रुपया, तो हम 4.5% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें 72% का वैल्यू पता है, 72% किसके बराबर है, 360 रुपये के बराबर। 360 रुपया किसके बराबर है, 72% के बराबर है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 4.5% बराबर। हम यहाँ से 4.5% निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे 72 से काटेंगे, हम इसे 36 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ये हमारा 10 बार में जाएगा। 36 से ये 10 बार में जाएगा, ये 36 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम इसे 2 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए हम 4.5 में अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4.5 में 5 से गुना करेंगे, 25 के 5, हाथ में 2, 20 2 22, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 22.5 रुपया। हमारा क्या निकल के आ गया, 22.5 रुपया। कितना का कमी हो जाएगा ब्याज में, 22.5 रुपये का कमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 60,000 रुपया पर 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 7/1/2 महीना में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की गणना तिमाही हो। ब्याज की गणना क्या हो रही है, तिमाही हो रही है, और हमें ब्याज का जो दर दिया हुआ है प्रति वर्ष दिया हुआ है, यानी वार्षिक हमें रेट दिया हुआ है। तो देखिए वार्षिक रेट हमें दिया हो और ब्याज की गणना जब तिमाही हो, यानी 1 साल में कितना तिमाही आएगा, 1 साल में कितना तिमाही आएगा, 4 तिमाही आएगा। यानी अगर हमें समय यहाँ वर्ष में दिया होता, अगर समय यहाँ हमें वर्ष में दिया होता तो हम उसमें क्या करते, 4 से गुना करते, हम उसमें 4 से गुना करते। और जो हमारा रेट जो है वार्षिक दिया हुआ है, रेट अगर हमें वार्षिक दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रेट में 4 से भाग देंगे। यानी अगर पूरे साल में अगर हमें 4% का ब्याज मिल रहा है तो 3 महीना में कितना मिलेगा, 1% का ब्याज मिलेगा। यानी हमारा जो ब्याज हो जाएगा, हमारा रेट क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट हो जाएगा 4%/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा। रेट जो हमारा क्या हो जाएगा, तिमाही। यानी यहाँ से हमारा रेट क्या निकल के आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा 1%। रेट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1%। और देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है
7 सही 1/2, 7 सही 1/2 मतलब क्या होता है 7.5 महीना। हमें टाइम क्या दिया हुआ है, हमें टाइम जो दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 7.5 महीना, हमें टाइम क्या दिया हुआ है 7.5 महीना। अब देखिए हमें 7.5 महीना का हमें टाइम दिया हुआ है और ब्याज जो दर है हमारा 1% तिमाही है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए 7.5 महीना में हमारा कितना तिमाही होगा, एक तिमाही 3 महीना का, दूसरा तिमाही 6 महीना का, उसके बाद हमारा कितना बच गया, उसके बाद हमारा बच गया 1.5 महीना, 1.5 महीना। यानी हम इसे मान लेंगे कि जो हमारा ब्याज है 1% वार्षिक है और जो हमारा टाइम है, हमारा टाइम कितना है 2.5 साल है, टाइम कितना है 2.5 साल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, सबसे पहले 3 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए 1% के दर से 60,000 पे पहले साल ब्याज कितना मिल जाएगा, 1% के दर से 60,000 पे पहले साल जो ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 600 रुपये मिल जाएगा। दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा, 600 रुपया, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा, 600, तीसरे साल भी प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा, 600 रुपया मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो रहा है, तो पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पे मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का क्या मिलेगा, जो पहले साल हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज का भी हमें 1% मिलेगा। यानी 600 का 1% कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा 12 कहाँ से निकल के आया, 600 प्लस 600 पे तीसरे साल हमें क्या प्रिंसिपल पे तो 600 मिलेगा ही, प्लस का क्या मिल जाएगा, यानी दूसरे साल से तीसरे साल से पहले जो हमें ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 600 पे मिलेगा, 600 पे मिलेगा, इस 6 रुपये पे मिलेगा। यानी 600 कितना हो गया, 1200 का हम 1% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारा इस 6 का बाकी रह गया, यानी 6 पर हम 1% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 का 1% हमारा हो जाएगा 0.06, 6 का 1% कितना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है कितना दिया हुआ है, 7.5 महीना का दिया हुआ है, यानी पहला जो तिमाही है पूरा है, दूसरा तिमाही पूरा है, लेकिन तीसरा तिमाही क्या, आधा तिमाही काउंट हो रहा है, यानी आधा तिमाही काउंट हो रहा है। यानी यहाँ जो है 600 के जगह कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 12 के जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 0.06 के जगह कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे, हम इसे टोटल को ऐड कर लेंगे, यानी हम टोटल को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 600, 600 और 300 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1500, 1500, 1500 प्लस का ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 यानी 12.03, कितना हो जाएगा, 12.03। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 1512.03 रुपया। यानी टोटल हमारा CI कितना हो गया, टोटल जो हमारा CI हो गया 1512.03 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 50 छात्रों का औसत वजन 61 kg है, अगर 2 नए छात्र शामिल कर लिए जाए तो औसत वजन 63 kg हो जाता है, शामिल छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, शामिल छात्रों का औसत वजन निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 जो छात्र थे इनका औसत वजन कितना है, 61 kg। 2 नए छात्र शामिल होते हैं, 2 नए छात्र शामिल होते हैं, जिसके वजह से औसत वजन कितना हो जा रहा है, 63 kg हो जा रहा है। औसत वजन कितना हो जा रहा है, 63 kg हो जा रहा है। तो जो 2 नए छात्र हैं वो अपने लिए तो 63 रख ही रहे, प्लस का क्या कर रहे हैं, प्लस का जो 50 छात्र हैं उनका भी औसत वजन 2 kg से बढ़ा रहे हैं, उनका भी औसत वजन 2 kg से बढ़ा रहे हैं। हमें क्या निकालना है कि शामिल छात्रों का औसत वजन, यानी इन 2 छात्रों का औसत वजन निकालना है। तो देखिए इन 2 छात्रों का औसत वजन हमारा क्या हो जाएगा, 63 kg, 63 kg प्लस का क्या हो जाएगा, ये जो है 50 छात्र का वजन कितना से बढ़ा रहे हैं, 2 kg से, यानी यहाँ अपना वजन में से कितना दे रहे हैं, यहाँ जो है अपने वजन में से 100 kg दे रहे हैं, यानी 50 गुने 2, और ये किस में बढ़ जाएगा, 2 में, यानी 2 लोग का हम औसत निकाल रहे हैं तो 63 तो होगा ही, प्लस का क्या होगा 50 गुने 2, यानी ये जो ज़्यादा एज है 100, ये किस में बांट रहे हैं, 50 में बांट रहे हैं, ताकि इनका भी वजन जो है 2 kg से बढ़ जाए। तो 50 गुने 2/2 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा जो है शामिल 2 नए छात्र का औसत वजन क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 kg,
ये कितना हो जाएगा 113 kg, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 113 kg। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया मोहन तथा रोहन की आय का अनुपात 8:5 तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि मोहन की बचत 3000 रुपया तथा रोहन की बचत 1500 रुपया है तो दोनों का खर्च ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दोनों का खर्च निकालना है। देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हमें क्या निकालना है, खर्च निकालना है। हमें जो भी निकालना होता, अगर हमें यहाँ इनकम निकालना होता तो हम इनकम के रेशियो को ऊपर रखते, हमें खर्च निकालना है तो हम खर्च के रेशियो को ऊपर रखेंगे। हम जो है खर्च के रेशियो को ऊपर रखेंगे। देखिए मोहन और रोहन के, मोहन और कौन है, रोहन है, खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है, यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 3:2 है। और इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का जो रेशियो है 8:5 है, 8:5 है। दोनों का जो है बचत कितना है, मोहन का जो बचत है, मोहन का बचत कितना है 3000 रुपया, मोहन का बचत कितना है 3000 रुपया, और रोहन का बचत कितना है 1500 रुपया, 1500 रुपया। हम क्या करेंगे, हम इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद हम इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब देखिए हम यहाँ इसे करते हैं सॉल्व, यानी हम 8 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 16, 8 गुने 2 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 5 गुने 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे 3000 में 5 से, 3000 गुने 5 माइनस हम गुना करेंगे 1500 में 8 से, 1500 गुने 8। अब देखिए हम यहाँ 8 में 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 5 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी 16 में से 15 माइनस करेंगे हमारा क्या निकल के आएगा 1, इक्वल टू हम यहाँ गुना करेंगे 3000 में 5 से, ये कितना हो जाएगा 15000, और 1500 में 8 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1500 में 8 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 8 120, यानी हमारा हो जाएगा 12000। 15000 में से 12000 माइनस करेंगे, हमारा क्या बच जाएगा 3000, क्या बच जाएगा 3000, यानी एक यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 3000 रुपये के बराबर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं रोहन का खर्च, रोहन का भी खर्च निकाल सकते हैं। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, एक यूनिट 3000 रुपये के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 6000 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था, मोहन का खर्च निकालना था, दोनों का हमें खर्च निकालना था। यानी मोहन का हमारा खर्च कितना हो जाएगा, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9000 रुपया। यानी दोनों का अलग अलग खर्च हमारा क्या निकल के आ गया, मोहन का जो खर्च है वो 9000 रुपया है और रोहन का खर्च कितना है 6000 रुपया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यवसाय में रोहित तथा सुरेश साझेदार है। रोहित कुल निवेश का 1/4 भाग 15 महीना के लिए निवेश करता है तथा सुरेश लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है, तो सुरेश कितने समय के लिए अपनी पूंजी निवेश करता है। देखिए हम यहाँ से सुरेश का हमें लाभ दिया हुआ है, कुल लाभ का कितना है 2/3, तो हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, रोहित जो है निवेश कर रहा है, कुल निवेश का कितना 1/4, तो हम यहाँ से निवेश का रेशियो निकाल सकते हैं। और हमें रोहित का समय दिया हुआ है, हमें सुरेश का समय निकालना है। तो देखिए अगर हम निवेश के रेशियो में, अगर हम समय के रेशियो से गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, लाभ का रेशियो निकल के आता है। तो हम सबसे पहले यहाँ निवेश का रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले हम निवेश का रेशियो निकालते हैं। जो हमारा निवेश का रेशियो हो जाएगा, निवेश का जो हमारा रेशियो हो जाएगा रोहित और सुरेश, रोहित और कौन है, सुरेश है। देखिए हमें दिया हुआ है कि रोहित जो है कुल निवेश का 1/4 भाग, कुल निवेश का 1/4 भाग लगाता है। यानी कुल निवेश अगर 4 है जिसका 1/4 भाग रोहित लगाता है, यानी शेष कौन लगा रहा होगा, सुरेश लगा रहा होगा। यानी रोहित 1 यूनिट लगा रहा है तो सुरेश कितना लगा रहा है 3 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। लाभ का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है कि सुरेश लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। सुरेश जो है लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। यानी सुरेश को अगर 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, टोटल लाभ कितना है 3 यूनिट, जिसमें से सुरेश को 2 यूनिट लाभ प्राप्त हो गया, यानी शेष किसे प्राप्त होगा, रोहित को। यानी रोहित को कितना मिल जाएगा 1 यूनिट।
अब देखिए हमें रोहित का समय दिया हुआ है, हमें रोहित का क्या समय दिया हुआ है 15 महीने का, तो हम यहाँ से सुरेश का समय निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि सुरेश जो है x महीना के लिए अपना पूंजी निवेश कर रहा है, तो हम यहाँ से अगर निवेश यानी पूंजी के रेशियो में अगर हम समय के रेशियो से गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आएगा। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, पूंजी का रेशियो क्या हो गया 1/3। रोहित जो है कितने महीना के लिए निवेश कर रहा है 15 महीना के लिए, रोहित जो है 15 महीने के लिए निवेश कर रहा है। हमने मान लिया सुरेश जो है x महीने के लिए निवेश कर रहा है, और यहाँ हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आ रहा है 1/2। अगर हम पूंजी के रेशियो में समय के रेशियो से गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आएगा, जो किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। अब देखिए हम इसे काटेंगे, ये 15 से 15 हमारा 3 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना कर लें, यहाँ से हम क्रॉस गुना कर लें तो हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 10 महीना। हमारा x क्या निकल के आ गया 10 महीना। यानी सुरेश जो है अपना पूंजी 10 महीना के लिए निवेश किया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 महीना। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 13 का वह न्यूनतम गुणज जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। हमें वह 13 का न्यूनतम गुणज निकालना है जिसमें अगर हम 13 से भाग दे तो हमारा 13 से तो पूरा कट जाए, लेकिन अगर हम उस संख्या को 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग दे तो शेष हमारा प्रत्येक स्थिति में 2 बचे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। यानी हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। हमें 7 चाहिए यानी हम एक 7 लिखेंगे। 6 चाहिए यानी यहाँ 2 है, हम एक 3 लेंगे। 5 चाहिए, 4 यानी 4 हमारा यहाँ अवेलेबल है। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, 2 × 2 × 2 ये 8 हो जाएगा। 8 में 5 से करेंगे 40, 40 में 3 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 120, 120 में हम 7 से करेंगे 12 से 84 यानी ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 840। यानी हम 840 में अगर 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो पूरी तरीक़े से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमारा जो है वह संख्या निकालना चाहिए, निकल के आना चाहिए जो 13 से पूरा कटे, लेकिन अगर हम उसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग दें तो 2 शेष बचे। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक बार हम इसमें 840 में 2 ऐड करेंगे। 840 में 2 ऐड करेंगे। अब देखिए 840 में 2 ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 842। ये 842 जो है हम इस संख्या में अगर 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो शेष हमारा 2 बच जाएगा। लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या हमारी 13 से कट रही है या नहीं। अगर हम 842 को अगर 13 से काटेंगे, 13 7 91, 13 8 कितना होता है 13 7 91, 13 6 कितना होता है 78, 13 6 78 यानी यहाँ हमारा शेष कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा 62। यानी ये संख्या जो हमारी 13 से नहीं कटेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे। ये हमारा 1 टाइम था, हम 2 टाइम लेंगे। यानी हम यहाँ लिखेंगे 840 × 2 प्लस का 2। ये हमारा संख्या क्या निकल के आ जाएगा, हम 840 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1680 यानी ये हो जाएगा 1682। 1682। अब देखिए 1682 में अगर हम 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो हमारा शेष 2 बच जाएगा। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो संख्या है 13 से कट रही है या नहीं। अगर हम इसे 13 से भाग देंगे, यानी 13 से भाग देंगे, हमारा हार्सिल 3 बच जाएगा 38, यानी 38 बच जाएगा, यानी 26, 26, 12, 22, यानी ये संख्या हमारी 13 से नहीं कटने वाली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका 3 टाइम मल्टीपल लेंगे। यानी अब हम संख्या लेंगे 840 × 3 प्लस का 2। ये हमारा कितना हो जाएगा 840 में अगर 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 3 के 2400, 2400 एक 2500, 2520, 2520 ये कितना हो जाएगा 2522। संख्या कितना हो गया 2522। अब देखिए 2522 में अगर हम 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो हमारा प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच जाएगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारा संख्या है वो 13 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए हम इसे चेक करेंगे, ये 13 से एक बार में जाएगा, हार्सिल कितना बच जाएगा 12, कितना हो जाएगा 22, 13 9 1700, यानी फिर हार्सिल कितना बच जाएगा 5 यानी 52, 13 का 52। ये संख्या हमारी जो है 13 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगी। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया
कि वह न्यूनतम गुणज जो है 13 का वो कौन सा है, 25 22, यानी 2522 है, जिसे हम 4 5 6 7 8 से हम भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, शेष 2 बच जाएगा, और हम इसे 13 से भाग देंगे तो 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 15 से 160 के मध्य कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। तो देखिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि 15 से 160 के बीच 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। 17 से विभाजित होने वाली 15 से 17 से विभाज्य 17 से विभाज्य जो संख्या है हम उसकी संख्या निकालेंगे सबसे पहले, यानी 15 के बाद 15 हमारा 17 से विभाज्य नहीं होगा, 16 नहीं होगा, यानी सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, 17 होगी। सबसे पहली संख्या कौन होगी, 17 होगी। उसके बाद 34, उसके बाद 51, ऐसे ऐसे हम करके जाएंगे, यानी 17 में हम 9 से गुना करेंगे, हमारा कितना होगा 153, 153, यानी सबसे लास्ट जो संख्या होगी 15 और 160 के बीच सबसे पहली संख्या होगी 17 से विभाजित 17, और सबसे लास्ट संख्या कौन सी होगी 153, यानी यहाँ हमारा टोटल संख्या कितना निकल के आया, 9 निकल के आया। टोटल संख्या हमारा क्या निकल के आया, 9 निकल के आया। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि 4 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 17 से 168 के बीच जो 17 और 4 से विभाजित संख्या कौन सी है, यानी हम निकालेंगे यहाँ से 17 और 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 17 और 4 से विभाज्य संख्या यहाँ से कौन सी हो जाएगी। देखिए 17 और 4 से, यानी 17 में हम 4 से गुना करेंगे, 17 में 4 से गुना करेंगे जो हमारा संख्या निकल के आएगा, यानी 68, ये जो है 4 से विभाज्य होगी। 17 में हम 8 से गुना करेंगे, यानी 136, ये जो हमारी संख्या निकल के आएगी ये भी 4 से विभाज्य होगी, यानी ऐसी संख्या कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। यानी हमारा जो उभयनिष्ठ संख्या निकल के आ गया, यानी हम इस 9 में से 2 माइनस करेंगे, यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा 7, यानी वैसी 7 संख्या होगी, वैसी 7 संख्या होगी 15 से 160 के बीच जो 17 से तो विभाज्य होगी लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया, यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना है, ईंटों की संख्या निकालना है। हमें दिया हुआ है चबूतरे का आयतन, हमें दिया हुआ है 20 मीटर क्यूब, और हमें एक ईंट का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो अगर हम एक ईंट का आयतन निकाल के, अगर हमें पूरे चबूतरे का आयतन दिया हुआ है तो हम पूरे चबूतरे के आयतन में एक ईंट के आयतन से अगर भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ईंट का संख्या निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें जो ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है वो हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हमें आयतन क्या दिया हुआ है, हमें आयतन जो दिया हुआ है मीटर क्यूब में दिया हुआ है। हमें आयतन क्या दिया हुआ है, हमें आयतन दिया हुआ है 20 मीटर क्यूब। तो देखिए हम 20 मीटर क्यूब को अगर हम यहाँ सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। यानी अगर यहाँ हमारा मीटर क्यूब है तो हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 के क्यू से गुना करना पड़ेगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 20 गुने 100 गुने 100 गुने 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आ गया, और हमें एक ईंट का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ आयतन निकाल सकते हैं। ईंट हमारा कैसा है, घनाभाकार है, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए हम यहाँ से ईंट की संख्या निकाल सकते हैं। ईंट की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन यानी 20 गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटा हमारा क्या हो जाएगा, एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए हम यहाँ 12.5 में अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, और 0.5 में 4 से करेंगे कितना, 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 4। यानी हम इसे 12.5 में अगर 8 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। यानी हम इस 12.8 से 12.5 और 8 से हम इस एक 100 को काट सकते हैं। उसके बाद हम इस 25 से 100 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, हम गुना कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8 पे 3 0, यानी ईंट की संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 8000 निकल के आ गया।
हमारा ईंट की संख्या क्या निकल के आ गया, 8000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक ही दिशा में जा रही एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में क्या होता है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। यानी यहाँ जो है रेलगाड़ी कितना दूरी चलेगी, 50 मीटर। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही लंबाई रेलगाड़ी चलेगी। यानी 50 मीटर दूरी कितने देर में चल रही है, 10 सेकंड में चल रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्पीड निकालते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से स्पीड निकालते हैं कि 50 मीटर की जो दूरी है कितना देर में जा रही है, 10 सेकंड में जा रही है। 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में जा रही है। यानी यहाँ से हमारा स्पीड क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर हम इसे किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे, इसे हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। ये 18 किलोमीटर पर घंटा जो स्पीड है वो हमारा कैसा है, रिलेटिव स्पीड है। ये जो हमारा 18 किलोमीटर पर घंटा स्पीड जो निकल के आया वो कैसा निकल के आया, रिलेटिव स्पीड निकल गया है, क्योंकि दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में जा रही है। अब देखिए जब ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो हम वहाँ रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, हम वहाँ रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। यानी हमें जो है एक ट्रेन की स्पीड पता है, हमें एक ट्रेन की स्पीड पता है, दूसरे ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता है। तो अगर हम ये मान लें कि दूसरे ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, पहले ट्रेन की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो हमने मान लिया दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या है, x है। तो यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगा, 40 माइनस x, ये किसके बराबर निकल के आएगा, 18 किलोमीटर पर घंटा के बराबर। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा। x क्या निकल के आ गया, 22 किलोमीटर पर घंटा। यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 22 किलोमीटर पर घंटा होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 13 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा हो तब यह कितने समय में अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिए अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। जब नाव धारा के साथ जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड ऐड होता है। और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के अपोजिट। जब नाव धारा के अपोजिट जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड माइनस होता है। अब देखिए हमें दिया हुआ है ऊर्ध्व प्रवाह में 13 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय कर रही है। यानी हम यहाँ से ऊर्ध्व प्रवाह स्पीड निकाल सकते हैं। यानी ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड माइनस होता है। यानी ये क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के अपोजिट। यानी यहाँ से हमारा x माइनस वाई निकल के आ जाएगा, x माइनस वाई निकल के आ जाएगा। हमें क्या दिया, 13 किलोमीटर 52 मिनट में जा रहा है, 13 किलोमीटर 52 मिनट में जा रहा है। यानी हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा किलोमीटर में है और ये क्या है, मिनट में। हम इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा। जो हम 60 से भाग देंगे ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 13 गुने 60/52 किलोमीटर पर घंटा लिख सकते हैं। हम इसे काटेंगे 13 से, ये हमारा 4 बार में जाएगा। हम इसे 4 से काटेंगे 15 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से स्पीड निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा। यानी x माइनस वाई हमारा क्या निकल के आ गया, 15 किलोमीटर पर घंटा। हमारा जो है x माइनस वाई क्या निकल के आ गया, 15 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में धारा का स्पीड दिया हुआ है। यानी हमें y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ से x क्या निकल के आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें नाव और धारा का स्पीड पता चल गया। हमसे क्या पूछ रहा है कि अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर जाने पे, अनुप्रवाह में जब नाव जाएगी 40 किलोमीटर तो वहाँ क्या होगा, नाव और धारा का स्पीड ऐड होगा। यानी अब ये जो 40 किलोमीटर जा रही है x प्लस वाई के स्पीड से, x प्लस वाई के स्पीड से जब जाएगी 40 किलोमीटर तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 40/x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा, 18 + 3 यानी 21 हो जाएगा।
हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा निकल के आ गया 40/21 घंटा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 सही 19/21 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 सही 19/21 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81, दूसरा हमारा समीकरण दिया हुआ है 81 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो तो x बटा वाई का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x बटा वाई का मान निकालना है। देखिए हमें जो समीकरण दिया हुआ है, हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x प्लस वाई, हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4। देखिए अगर हमारा बेस सेम होता है, बेस बराबर होता है तो पावर भी आपस में क्या होता है, हमारा बराबर होता है। अगर बेस बराबर हो तो पावर भी हमारा आपस में बराबर होता है, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए हमारा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 81 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। दूसरा हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 81 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 का होल पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। हम यहाँ से 3 के पावर 4 लिखते हैं, ये हमारा गुना में आ जाता है, यानी हम यहाँ से डायरेक्ट इसे लिख लिए 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर 1। अब देखिए यहाँ भी हमारा बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी आपस में बराबर होगा, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी यहाँ से हमारा x माइनस वाई क्या निकल के आ जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ हमारा x प्लस वाई निकल के आ गया 4 और x माइनस वाई निकल के आ गया 1/4। हमारा यहाँ से पहले समीकरण से निकल के आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरे समीकरण से निकल के आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। देखिए हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, यहाँ हमारा y से y कट जाएगा, यानी 2x क्या हो जाएगा, हम इसे आपस में ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 16 एक 17/4, 17/4, यानी हम यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं 17/8। अब देखिए हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे किसी एक में, हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उस साइड जाएगा हमारा माइनस होगा, यानी 4 में से माइनस करेंगे 17/8, 4 में से 17/8 माइनस करेंगे, यानी 32 में से 17 माइनस करेंगे, हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा 15/8। अब देखिए x और y का हमें वैल्यू पता चल गया, हमसे क्या पूछ रहा था x/y। हम यहाँ से निकालेंगे x/y, ये हमारा क्या हो जाएगा 17/8 बटा 15/8, ये हमारा 8 से 8 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 17/15। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 17/15। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।